48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आइए आज इसका 18वां लॉ देखते हैं, जो कहता है डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। यानी कि अपने आसपास किले की चार दीवारी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एकाकी पर आइसोलेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर आपने इससे पहले के 17 लॉज नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया उन्हें भी जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही अच्छे कंटेंट्स के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए इनसे जुड़ी हुई कहानियों में चलते हैं। पहली कहानी चाइना से। चाइना, जिसका नाम भी चिन शी हुआंती नाम के एम्परर से पड़ा है, उन्हीं की कहानी आज हम बयां कर रहे थे। चिन शी 221 ईस्वी पूर्व में राजा बने और अपने समय के बहुत ही बड़े और बहुत ही ताकतवर राजा थे। ये इन्हीं के नाम पे चाइना नाम पड़ा है। इन्होंने सबसे पहले चाइना के विभिन्न टुकड़ों को एकत्रित करके चाइना बनाया। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर तो थे ही, साथ ही साथ उम्र के एक पड़ाव पे आने के बाद ये बहुत शक्की भी हो गया। धीरे धीरे ऐसा भी समय है जब ये अकेले रहना बहुत पसंद करते थे। इन्होंने अपने महल में कई सारे गलियारे बना के रखे थे और उन गलियारों में अक्सर ये अकेले ही चला जाते थे। बहुत ही कम लोग इन्हें देखते थे या इनसे इंटरैक्ट करते थे। यहां तक कि कोई अगर इन्हें इनके परमिशन के बगैर देख लेता था तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा खड़ूस और बहुत ज्यादा एकाकी होने लगे। इन्हें हर एक व्यक्ति पर शक होता था, चाहे वो इनके हित की बात करे चाहे इनके अहित की। इनको उसके किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं होता था। ये सब देखकर आम जनता तो परेशान थी, इनके परिवार के लोग भी बहुत परेशान थे। ये अपनी गतिविधियां किसी को नहीं बताते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, और अकेले ही कहीं पे भी चले जाते थे। अक्सर ये अपने चेहरे, अपने मुखौटे कुछ लेकर या बदलाव कर जाते थे ताकि लोग इन्हें पहचान ना सके। इनके मन में अपने गद्दी को लेकर, अपने ओहदे को लेकर बहुत डर भर गया था। ऐसे ही एक बार ये बाहर निकले और इन्होंने अपना हुलिया बदल के रखा था। आम जनता जो इन्हें कभी नहीं देख पाती थी उन्हें नहीं पहचान पाई और किसी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु होने के बावजूद भी काफी दिनों तक ये बाहर, शहर के बाहर वैसे ही सड़ते रहे। जब खोजबीन में इनकी लाश मिली तो इनको बंद एक घोड़ा गाड़ी में लेके आया गया। इस घोड़े गाड़ी के पीछे मछलियों से भरी हुई एक और घोड़े गाड़ी को दौड़ाया गया ताकि सड़े हुए मांस की, मतलब इनके शरीर के सड़ने की जो बदबू है, उससे लोग ये ना जान जाए कि अंदर हमारा राजा मर गया है। ये एक बहुत ही दुखदायी क्षण था। अगली कहानी हमारी इटली से। इटली में मेडिसी फैमिली ने काफी समय तक राज किया था। उसी फैमिली के 1945 में ड्यूक थे कोसिमो प्रथम। उनकी इच्छा थी कि लोग उनके मृत्यु के बाद उन्हें याद रखें और इसीलिए उन्होंने सैन लॉरेंस के अंदर जो चैपल है उसमें अपना योगदान देने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि उस चैपल को इस तरीके से रंगवाया जाए, इस तरीके से पेंटिंग कराया जाए कि दुनिया हमेशा हमेशा उस चैपल को देखे और हमेशा हमेशा उन्हें याद करे। इसके लिए उन्हें उस समय के सबसे उम्दा पेंटर्स चाहिए थे। उन पेंटर्स में से उन्होंने जैकोपो डा ओंटोर्मो को सिलेक्ट किया। ओंटोर्मो बहुत ही उम्दा पेंटर थे। उन्हें बुलाया गया और चैपल दिखाया गया। ओंटोर्मो ने एक शर्त रखी कि वो इस चैपल के अंदर अकेले काम करना चाहते हैं और किसी की भी दखलंदाजी उन्हें पसंद नहीं होगी, इंक्लूडिंग मेडिसी फैमिली के कोसिमो को।
पोंटोर्मो की ये बात मान ली गई और चैपल को हर तरफ से घेर लिया गया। उसके ऊपर बड़े बड़े पर्दे डाल दिए गए ताकि पोंटोर्मो अकेले से काम कर सके। किसी यंग मैन ने, किसी छोटे बच्चे ने उस पर्दे को हटाकर एक बार देखने की कोशिश की तो जैकोबो ने उस पूरे के पूरे पर्दे के अंदर और पर्दे लगाकर उसे पूरी तरीके से सील करवा दिया। पोंटोर्मो पूरा दिन उसी चैपल के अंदर रहते हैं, खाते, वहीं पे रहते हैं और सारा का सारा अपना दिन भर काम करते रहते। वो लोग उसे मिलना बंद कर चुके थे और बाहर जाना तो उन्हें किसी ने नहीं देखा। उन्हें ये डर लगने लगा कि उनकी जो आइडियाज है, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार है, वो बाकी लोग चोरी कर लेंगे और उनकी जो ख्याति है वो धूमिल हो सकती है। इसी के चलते वो अंदर ही रहते, अंदर ही सब कुछ एक छोटा सा संसार बसा चुके थे। इससे पहले कि ये चैपल पूरा होता, पोंटोर्मो की मृत्यु हो गई और जिन्होंने भी, बहुत कम लोगों ने उस फ्रेस्कोस को देखा, उसमें से एक पोंटोर्मो के दोस्त थे जो उनके मृत्यु के जस्ट बाद आए थे। इनका नाम है वसारी। वसारी रिनाइजेंस समय के एक बहुत ही अच्छे राइटर थे। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि पोंटोर्मो ने ऐसे फ्रेस्कोस बनाए थे जो वो आमतौर पे नहीं बनाते। उनके फ्रेस्कोस बेहद बेकार और उनमें कोई लय, कोई ताल नहीं था। पोंटोर्मो से ऐसी उम्मीद उन्हें जरा भी नहीं थी। ये दोनों कहानियां इस लॉस की पुष्टि करती हैं। किंतु इस लॉ का एक रिवर्सल भी है। रिवर्सल के रूप में आप बहुत बड़े बड़े राइटर्स को देख सकते हैं, जिसमें से एक महान मैकियावेली है, जिन्होंने द प्रिंस नाम की एक शानदार किताब लिखी है। द प्रिंस की तुलना भारत के कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र किताब से की जाती है, जिसमें स्टेट क्राफ्ट की, मतलब राज्य को चलाने की, व्यवहार की सारी जानकारी दी गई है। मैकियावेली जब तक राज दरबार में थे, उन्होंने कभी कलम नहीं उठाया अपनी किताब को लिखने के लिए। किंतु रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने खेतों में रहने लगे, वहां पे काम करने लगे, तो खाली समय में वो अकेले होते थे और उस समय वो बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखते थे। कई दफा ऐसा होता है कि आपका एकाकीपन आपके अंदर की क्रिएटिविटी को जगा देता है। अंत में यही वो किताब है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। और मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही दरखास्त करूंगा कि आप लोग इसको जरूर पढ़ें। इसको खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे जरूर खरीदें, जरूर पढ़ें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपको जरूर अच्छा लगेगा। अंत में आप लोग से ये मुलाकात अगले वीडियो में होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत में, अगर आपके जीवन में इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी वाकया हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।